अगर इमरान खान की पीटीआई ना हो, पीटीआई में इमरान खान ना हो, तो ज़ाहिर है कि पीटीआई भी रडरलेस हो जाती है। अभी इमरान खान ही चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और चेयरमैन था, चेयरमैन है और चेयरमैन रहेगा। इकन बहुत गिरी हुई बात है। किसी की आप प्राइवेसी में किसी की फोन को आप टैपिंग करें, और आइन में भी इसकी जो है बड़ी बड़ी वाज़ेह तौर पर नफी है, किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकता। सिविलियंस का ट्रायल आईनी तरमीम के ताबे भी नहीं हो सकता, आईनी तरमीम के जरिए भी उनका सिविलियन को ट्राई नहीं किया जा सकता। काजी साहब पहले ये फैसला दे चुके। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज कानूनदान लतीफ खोसा। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी मेहरबानी, आपको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको दुआएं और मोहब्बतें। जज़ाकल्लाह। खोसा साहब, आप कहते रहे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान रहेंगे। उधर से सेनेटर अली जफर, मरवत खान साहब और दीगर कहते रहे कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बन गए हैं। ये कंफ्यूजन एक क्रिएट हुई, और उस कंफ्यूजन के बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में कम्युनिकेशन गैप है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही उस तरह से। तो ये चक्कर क्या था सर? ये इतनी कंफ्यूजन और इतने बड़े लेवल की कंफ्यूजन, और फिर ये पैदा कैसे हुई, और ये चीज क्या थी? यार कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और देखें, ये हमारा एक स्क्रिप्टेड किस्म का इना का मसला होता है। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने मोहतरम नवाज शरीफ साहब के माफीनामे कबूल करते हुए उनके सारे अंगूठे लगवाकर और उनको सरूर महल में 10 साल के लिए उनके सारे खानवादे को डिस्पैच करके और उनके शेफ और मुलाजिम समेत उनको भेजवा दिया। और उसके बाद जब रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को मोहतरम हमारे जिले सुबहानी जनाब बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब ने हुक्मनामा जारी करके और शहबाज शरीफ ने और एक जज साहब से सजा करवाई थी उनको, और उन्हें भी बाहर जाना पड़ा जलावतनी की शक्ल में। तो मोहतरम जनाब आपके जो माशाल्लाह उस वक्त के सदर और डिक्टेटर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने कहा माइनस बेनजीर और माइनस नवाज शरीफ। तो हमने आज ही हमारे पास एक 1985 का मॉडल जो है वो करने का, बाइकआउट करने का इलेक्शन बहुत हो लिया, और एक जो है गैर जमाती एक पार्लियामान आई और एक सारी नक्शा ही बदल के रख दिया इस मुल्क की सियासत का। तो हमने तो बाइकआउट नहीं करना है। सारी रात बैठ के हमने 4 पीस बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और उसका सदर बनाया सरबराह हमने मोहतरम मखदूम मखदूम साहब को, मखदूम अमीन फहीम साहब को, और राजा परवेज अशरफ को सेक्रेटरी जनरल बनाया। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने, मियां मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जावेद हाशमी को सदर बनाया, और चेयरमैन राजा परवेज वो राजा साहब जफरुल हक साहब हो गए। तो दोनों उस वक्त के जो है डिक्टेटर्स की इना को तस्कीन हो गई, और उनको जो है शेर के निशान पर लड़ने दिया गया है। नवाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज शरीफ को जावेद हाशमी की सरबराही में, और मखदूम अमीन फहीम साहब को यानी पीपल्स पार्टी की तीर के निशान पर लड़ना जो है वो पड़ा। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी। अब भी इलेक्शन कमीशन की बददियांती देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने 3.5 महीने ये रिजर्व रख के कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए, अब आगे फैसला किया कि 20 दिनों के अंदर आप जो है अपना वो करवाएं। मकसद ये था कि किसी तरीके से बल्ले को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर रखा जाए। तो हमने कहा ठीक है, हम तो तुम्हारे इस झांसे में नहीं आने देंगे। एक तरफ तो हमने जो है मैंने पिटिशन की कि जी आपने जहां सजा को मुअत्तल किया है वहां साथ ही कन्विक्शन को भी मुअत्तल करें, क्योंकि मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो कोर्ट जो था, उन्होंने जो बेनजीर भुट्टो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1988 सुप्रीम कोर्ट में उसका जिक्र भी किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया कि कितनी अफादियत होती है सियासी जमातों की किसी मुल्क की जो है बका में और किसी मुल्क की जो है तरक्की और तरवीज में,
कि हम 200 साल इसीलिए आज़ादी ना ले सके क्योंकि ना तो सियासी जमातें थी, और सियासी जमातें अगर बनी भी तो वो रडरलेस थी। लेकिन जब क़यादत उनकी आ गई तो उसके पीछे जो है किस तरीके से तहरीक चली और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बना। तो मैंने कहा जी कि सियासी जमात की और उसके कायद की इतनी बड़ी अफादियत होती है इस मुल्क की जमहूर के लिए और जमहूरियत के लिए कि कायदे आज़म ने कहा पाकिस्तान ना बनता अगर मुस्लिम लीग नून और कायदे आज़म उसका सरबराह ना होता। तो अगर इमरान खान की पीटीआई ना हो, पीटीआई में इमरान खान ना हो, तो जाहिर है कि पीटीआई भी रडरलेस हो जाती है। लेकिन क्योंकि ना किसी ने मखदूम अमीन फ़हीम साहब को कभी जो है पीपल्स पार्टी का सरबराह माना था, और बीबी ही रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ही चलाती थी, और न ही किसी ने जावेद हाशमी को कभी माना था, और वो भी मोहतरम नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून को चलाते थे। तो अब भी खातिर जमा रखिएगा, अब भी इमरान खान ही चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और चेयरमैन था, चेयरमैन है और चेयरमैन रहेगा। इसलिए पीटीआई जो है बगैर इमरान खान के पीटीआई की कोई वजूद नहीं है। तो मैंने भी सही कहा था, और ये वही स्ट्रैटेजी है इनकी भी। इन को अब तस्कीन हो गई। अब इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, ये जो इन्होंने किया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, उसको भी उनकी तकमील कर दी गई। इमरान खान का नाम भी उस पर जो है बतौर सरबराह नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में और असली और हकीकत और डी फैक्टो इमरान खान ही चेयरमैन है। और सिंबॉलिकली हमने बैरिस्टर गौहर को है, बैरिस्टर गौहर बहुत अच्छा एक मुखलिस कारकुन है, और एक साल से जिस तरह खिदमत कर रहा है मोहतरम इमरान खान साहब की, इसमें दूसरी राय नहीं है कि मैं उनको कोई अंडरमाइन कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान ही सरबराह है, चेयरमैन पीटीआई का। तो ना मैंने गलत बात की ना उन्होंने सही बात की। मैंने आपको इन डेप्थ बात बता दी है कि यही बदकिस्मती से मुक्तदर हलकों का हमेशा से ये एक इना का मसला रहा है, और हमने उनकी इना की तस्कीन कर दी है, और जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहबा ने की थी और जिस तरह मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने की थी। बहरहाल ये मुझे शॉर्टली बता दीजिएगा, ये अना की तस्कीन किसकी थी? इलेक्शन कमिश्नर की थी या फिर किसी और की थी? इलेक्शन कमीशन का यार अच्छा मजाक कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का वजूद क्या है? इलेक्शन कमीशन तो किसी की वो तकमील हुक्मनामे पे चलती है, चल रही है बदकिस्मती से। इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लिया था, किसी और ने लिया था। तो ये आपको भी पता है कि बदकिस्मती से मुक्तदर हलके जो हैं वो किस तरह से इस मुल्क में मुदाखलत करते हैं, और जमहूर की तो सुनवाई नहीं हो रही है। अल्लाह करे कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएं, और एक दफा इलेक्शंस हुए तो जमहूर अपने आप को मनवाएगी। आपकी आपकी और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की अहलिया की एक ऑडियो लीक सामने आई। पहले मुझे ये बता दें, ये कॉल रेगुलर थी या व्हाट्सएप पे थी? पहले ये भी आपको बता दूं कि आपने साबिक क्यों कहा है। अभी भी मैं तो कहता हूँ चेयरमैन है, मैंने आज भी उस पर कायम हूँ। मैंने कल भी कहा था ये बात, और आज भी इस पर कायम हूँ कि चेयरमैन इमरान खान ही है, इसलिए साबिक कहने का कोई फायदा नहीं है। आपको भी समझ आ रही है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो क्या अपने आजादाना फैसले करेंगे, या इमरान खान साहब ही का फैसला जो है इस पे हतमी होगा, चाहे वो टिकटों का हो, चाहे वो किसी चीज का भी हो। तो पार्टी के कायद मोहतरम इमरान खान ही हैं। आप कागजी उस पर ना जाइएगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो क़यादतों को बदलें या ओहदेदारों को इसको कहें ये ठीक नहीं है और इसको बनाएं, और इसको कहें हटा दें और इसको बना दें। ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है आर्टिकल 17 में। बाकी रहा ये व्हाट्सएप कॉल थी। और दूसरी बात, ये शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये की है। ये न सिर्फ इखलाकन बहुत गिरी हुई बात है, किसी की आप प्राइवेसी में किसी की फोन को आप टैपिंग करें, और आइन में भी इसकी जो है बड़ी बड़ी वाज़ेह तौर पर नफी है। किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते, और हमारे लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट और कानून शहादत में इसकी ममानियत है। और ये पैमरा का जो लॉ है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लॉ है, उसमें ये जुर्म है, जुर्म है।
मुजरिम को बजाय सजा देने के आप सारे पाकिस्तान में इसकी मुश्तहरी मनादी करके दिखाते हो। मुझे तो समझ नहीं आती है कि चैनल्स को क्या हो जाता है, कौन सी ऐसी इसमें कौमी अहमियत की खबर थी जो आपने सारे पाकिस्तान के मीडिया उसको बार 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 दोहरा रहा है। अगरचे मैं इस पर इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक इतना प्रिवेसी का इतना प्राइवेट ये मसला होता है क्लाइंट और वकील का, इसी तरह डॉक्टर और मरीज का होता है। आप यकीन कीजिएगा पाकिस्तान ना बनता अगर अमीरुद्दीन जो डॉक्टर थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मुआलिज, अगर वो बता देते कि कायदे आजम आखिरी स्टेज अपना ट्यूबरक्लोसिस की आखिरी स्टेज पर हैं, तो कभी कभी भी ये जो है वो साम्राज्यी कुव्वतें जो है वो मौखर कर देती साल के अंदर, और कायदे आजम की अगर रहलत हो जाती तो कायदे आजम ने खुद जो लिखा है रडरलेस पॉलिटिकल पार्टी कभी नताइज नहीं अखज़ कर सकती है। तो इतना मुकद्दस रिश्ता होता है और इतना ये प्राइवेसी का रिश्ता होता है, इसमें तो किसी को हक ही नहीं है मुझसे पूछने का कि आपने क्या बात की अपने मौक्किल के बारे में। लेकिन अब चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रही, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है, आपने इतना मुश्तहरी मनादी कर दी है, तो सुनिएगा फिर इसमें कौन सी ऐसी मुझे बताएं बात है जो मैं अपनी मौक्किला के साथ कर रहा हूँ। और बहनें अगर किसी एक लफ्ज पे के ये पॉइजन का लफ्ज जो है उनको एतराज था और वो इजहार कर रही हैं, तो इसमें मैंने कहा कि देखें आपका और बेगम साहबा का जो है इमरान खान की सेहत और इमरान खान की जिंदगी के बारे में आप मस्तूरात का बिल्कुल फिक्र जो है एक ही पेज पर आप हैं। तो जो अल्फाज का चुनाव है मेहरबानी की करके, ये वकालत मेरा काम है, मैं पेशे में कभी दखल नहीं देने देता किसी को। हत्ता कि मैं अपनी पार्टी ने जब मुझसे कहा कि इमरान खान की आप वकालत क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उनको जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि किसी को कोई हक नहीं है मेरे पेशे में मुदाखलत करने का। तो मेहरबानी कीजिएगा, मैं इसमें जो है अपने अल्फाज के चुनाव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए वकालत का काम मेरा है, आपका नहीं है। तो उनको शायद ये बात अच्छी ना लगी, तो उन्होंने कहा जी बदतमीजी की है। मैंने कहा मैंने तो जिंदगी में आज तक किसी मर्द के साथ कभी बदतमीजी नहीं की है कि जाए कि मैं इतनी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के साथ कोई बेइज्जती का तसव्वुर भी कर सकता हूँ। बहरकैफ ये बात सिर्फ इतनी सी थी, मुझे बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात है कि आपने बता दिया, आपने बहुत बतंगड़ बना दिया और सियासी जमातों ने शुरू कर दिए जी ये देखें जी नंद भावच की जो है ये लड़ाई हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। किसी की लड़ाई नहीं थी, किसी का कोई तजाद नहीं था। दोनों फरीकैन खवातीन की जो थी उनका कंसर्न था इमरान खान की सेहत और जिंदगी के बारे में, उसका इजहार एक तरीके से जो है वो अगर कोई उस पे एक आधा इख्तलाफी राय है तो वो वकीलों में भी होती है, डॉक्टरों में भी होती है, इंजीनियर्स में भी होती है। हर एक के दरमियान जो है थोड़ा बहुत तफावत हो सकती है, मगर उनका कंसर्न कॉमन है, उनकी बिल्कुल यूनिटी ऑफ फैमिली है, उसमें कोई तजाद नहीं है, कोई तफावत नहीं है। लतीफ खोसा साहब, आपने बताया दी सारी कहानी बताती ऑडियोज़ में क्या कुछ होता था। अब उन बातों की तरफ आते हैं जो जो डिस्कस नहीं हुई। आपने ज़िक्र किया कि ये व्हाट्सएप कॉल थी और हमें ये बताया जाता है कि व्हाट्सएप की कॉल एन्क्रिप्टेड होती है, वो सिक्योर होती है, वो बग नहीं की जा सकती। ये मेरी एक हैरानी की बात है कि व्हाट्सएप की कॉल हैक करने की, उसे बग कर लिया गया। देखिए आजकल तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप और मैं बात कर रहे हैं ना, यही आप यकीन कीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ भी हमसे मंसूब की जा सकती है। बिल्कुल आपकी आवाज होगी और मेरी आवाज होगी और कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो आपका जो है टीवी पर ऑडियो पर वीडियो पर किसी भी चीज पर भी चलाया जा सकता है। आजकल आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो इतनी एडवांस कर चुकी है कि मेरी आपकी इस कॉन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं, इसी से हमारी आवाज की वो फोनेटिक्स को वो करके तो हम वो डब कर लेंगे और
वो सारी की सारी जो चाहेंगे मनपसंद अपना जो है वो माशाअल्लाह स्क्रिप्ट उठा के तो दे सकते हैं। तो इसलिए छोड़ दें। आजकल आपको भी पता है किन के पास ये गैजेट्स हैं, किन के पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, कौन इसको जो है करता है स्क्रिप्टेड। देखें, बुशरा बीबी की तरफ से मैंने पिटिशन ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रखी है। जब इनके वो पहले लीक्स निकले थे तो हमने किया, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, बल्कि जब उन्हें बुलाया गया कि आपकी वॉइस एसपी इंटेलिजेंस वॉइस मैचिंग के लिए आपका वो कंपैरिजन करवाना है, तो मैंने वो नालिश की और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उसको मुअत्तल कर दिया और कहा बीबी थाने नहीं आएगी वॉइस मैचिंग के लिए। पहले ये बताएं कि आप ये किस कानून के तहत जो है आप ये फोन टेपिंग या ऑडियो लीक्स करते हैं, किस कानून के तहत पैमरा इन्हें मुश्तहरी करती है, और अगर कानून नहीं है तो फिर काबिल मुआवजा करके उनको सजा क्यों नहीं देते हैं जो इस किस्म की हरकत करते हैं कि आईनी तौर पर किसी की प्राइवेसी में आके मुदाखलत करते हैं। तो ये ऑलरेडी पेंडिंग है। मैं हैरान हूं कि जब ये नालिश जो है ऑलरेडी भी बुशरा बीबी की मैंने ही दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें उन्होंने सस्पेंड कर दिया वो ऑर्डर। अब उनकी जुर्रत देखिएगा कि मीडिया ने फिर सारे यानी मुस्तैदी उसकी किया, और ये वो कॉन्वर्सेशन है जो वकील और मौक्किल के दरमियान है, जिसको प्रिविलेज हासिल है कानून और आइन के तहत, जिसको दुनिया का कोई शख्स मुझसे नहीं पूछ सकता वकील से कि आप बताएं आपकी और मौक्किला की क्या बात हुई है, या मौक्किल की आपके दरमियान क्या गुफ्तगू और क्या गुफ्तगू शुनीद हुई है। मैं हैरान हूं। फिर भी डिठाई देखिएगा। तो और बाहर का मैं क्या आप कह सकता हूँ, जिन्होंने भी किया अल्लाह उन्हें खुश रखे और आपको भी खुश रखे, जो आप बार बार इस तरह से सारा दिन चलाते रहे हो कि लतीफ खोसागी बुशरा बीबी के साथ जो है ऑडियो आ गई, ऑडियो आ गई। क्या ऑडियो आ गई नहीं बताएं तो सही, जरा कोई बताए तो सही मुझे। सर, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस गुफ्तगू में। वो जो कन्वर्सेशन हुई थी आपकी, मैं बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरे प्लेटफॉर्म से भी वो नहीं चली। मगर मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि वो पुलिस की एक एहलकार थी, पुलिस ऑफिसर थी, जिनके खिलाफ ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट में। क्या आप एसपी एसपी इंटेलिजेंस और एक साना कोसार के एसएचओ को भी हुक्म हुआ और एसपी इंटेलिजेंस की भी, और उन्होंने बुलाया हुआ था इंटेलिजेंस वालों को कि आप किस कानून के तहत बताएं कि कर रहे हैं। वो वॉइस मैचिंग के लिए था कि क्या ये ऑडियो उनकी है या नहीं है। अरे भाई पहले ओरिजिन तो बता दो, आप किस कानून के तहत किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत कर रहे हो। ये उस तोशा खाना के केस के सिलसिला में जो तफ्तीश में उनको बुलाया गया था, उसमें एसपी इंटेलिजेंस ने उन्हें बुलाया कि आपकी जो है आवाज मैच करवानी है, और वो भी हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया कि आपने अगर गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर आपने किसी को टेपिंग की है तो पहले ये तो इसका बता दें। क्योंकि आपको याद होगा कि हजरत उमर भी जब उमर फारूक जब जाया करते थे, पुराने जमाने की बात है, गलियों में, तो उन्होंने एक दफा किसी को बुला लिया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर से गुजरा था और वहां शोर शराबा आ रहा था, तुम लोग जो है ऐसी खुशगपियों में और कोई शराब बराब ये वो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि खलीफा आप जरूर हैं और आप मुनसिफ भी जरूर हैं, पहले ये बता दें कि किस कानून के तहत आपने मेरे घर के अंदर झांक कर देखा, ये तो बता दें। और खलीफा वक्त को माजरत करना पड़ी। ये है हमारे इस्लामी शिआर भी, और ये हमारा कानून आज का तो बड़ा वाजे तौर पर खुलेआम कहता है कि ये जुर्म है ये। खोसा साहब, आपने कहा कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, एसपी इंटेलिजेंस को बुलाया, जबकि आज एक सहाफी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपके मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की भी कोई ऑडियो लीक्स हैं या कुछ ऑडियोज हैं जो किसी सियासी जमात के पास हैं। तो आपको लगता है कि ये सलाहियत किसी सियासी जमात के पास भी हो सकती है, ऑडियो रखने की, ऑडियो टैप करने की? देखें, ये उनको फराम की जाती हैं। आपको याद होगा जब अरशद जज का जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो इन्होंने चलाई थी, और हमने भी चलाई थी, जब मोहतरम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया था एक जज साहब को कि बीबी को सजा दो और आसिफ जरदारी को सजा दो, जो हमने टेपे हैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी साहब की सरबराही में बेंच में, मैं खुद उसमें वकील था, हमने चलाई थी, और जिसमें उन्होंने कहा बायस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, और वो क्वाश कर दी थी, सजा खत्म कर दी थी, क्योंकि वो हुक्मनामे के तहत सजा हुई थी। और हुक्मनामा कौन देने वाला था?
उस वक्त के वजीर आला और वजीर। तो आप ये कोई ऐसी मजाक वाली बात है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ की बात हो रही थी उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब के जब रेफरेंस थी, उस वक्त भी जो है जस्टिस कयूम की 10 रुकनी बेंच के सामने एक ऑडियो पेश की गई थी, वीडियो पेश की गई थी। उसमें भी उन्होंने सारे इंटेलिजेंस वालों को बुला लिया था और कहा था कि जजेस के घरों की और जजेस के आप जो है चेम्बर्स की, दफ्तरों की, उनकी किस कानून के तहत आप ये टेपिंग करते हो, या जिसने भी की है कैसे की है। और वो उन्होंने बाकायदा वकील का 1 लाख रुपया जुर्माना करके उस AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने अपने आप को जुदा कर लिया था और सेक्रेटरी को भी कंटेम्प्ट नोटिस हुआ था उस वक्त। और उन्होंने बाकी सारे इंटेलिजेंस के इदारों को बुला के कहा था आप हल्फनामा देंगे कि आपने सारे जजेस के घरों से और उनके दफ्तरों से कोई गैजेट जो है वो बाकी नहीं होगी और वो रिमूव कर दी और ये गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। तो जज साहबान अपने लिए तो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, क्या शहरी का इज्जत और वो नहीं है? क्या मेरी इज्जत और मेरा वकार मेरा इस चीज का मुतकादी नहीं है कि मुझे हक नहीं है कि मैं फोन पर किसी से बात करूं तो मैं ये तवक्को करूं कि कॉलर और रिसीवर के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता है जिसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये देखें, सभी के लिए कानून बराबर करना पड़ेगा। और ये मैं उसी केस में जो मैंने किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैं उसी में चाहूंगा इंशाल्लाह कि ये तय हो कि किसी की प्राइवेसी, शहरी की प्राइवेसी जो है उसमें इस तरह से मुदाखलत करना जुर्म है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि कोई रियासती ऐसा जो है दुश्मन का मकसूद है कि आप उस की फोन टेपिंग करें, आप समझते हैं कि वो एस्पायनेज कर रहा है, आप समझते हैं कि वो जो है कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मफादात टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ड्रग डीलिंग्स में इन्वॉल्व है या मुल्क की दुश्मन के साथ इन्वॉल्व है, तो फिर उसमें भी कानून मौजूद है कि आप अदालत के इजाजत लेकर, हुक्मनामा लेकर और आप शवाहिद दे करके ये हमें शुबहात हैं और इस बिना पर हम इसकी टेपिंग करना चाहते हैं, या ताकि हम असल मुजरिम तक पहुंच सकें, जिसमें आप मुल्क दुश्मन अंसर हो या ड्रग का जो है डीलर्स हो या टेररिज्म का रिलेटेड हो। ये 3 चीजें हैं जिस पर आप जो है अदालत से इजाजत ले सकते हैं, बशर्ते कि आप उनको अदालत की तशफ़ी करा दें कि वाकई ये शख्स हमारे पास इस कदर शवाहिद या कम से कम शुबहात इतने वजनी है कि हमें इसकी टेपिंग करने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा और कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं है कि आप लोगों के इस तरह से उनके प्राइवेट अफेयर्स में आप मुदाखलत करके उनकी फोन टेपिंग करें या ऑडियो लीक्स करें। तो साहब आप पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन वकील हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो लीगल मैटर्स हैं उनमें आप अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इमरान खान साहब को एक प्रेस रिलीज के जरिए जवाब दिया और कहा कि हमने आपके भी कोई मुबैना तौर पर काम किए हैं। आप और एतजाज अहसन साहब भी उनके साथ चैम्बर में मिलते रहे। वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला था, वो निपट गया। वो मामला किधर है सर? मिलिट्री कोर्ट्स का वो लोग किधर हैं? वो लोग इस वक्त कहाँ पे हैं? देखें, यही अफसोसनाक बात है कि अदालतों के फैसलों को नहीं माना जाता है। पहले जब 14 मई को अदालत ने हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको इन्होंने अदालत के अंदर की एक जो है एक तफर्रकात को सामने रख कर जो है इन्होंने उस वक्त की पार्लियामान से इन्होंने जो है यकतरफा तौर पर एक फैसला दिया, क्योंकि ऑपोजिशन तो उसमें थी नहीं। उनसे कहा गया कि जी आप पैसे ना दें, आप पुलिस ना दें, आप जो है रेंजर्स ना दें, आप जो है उस पे इलेक्शंस का नहीं हो सकता है 90 दिन के अंदर, वगैरह वगैरह। और 14 मई के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को इन्होंने हवा में बखेर के फेंक दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, जो एतजाज आसन की पिटीशन थी और मैं वकील था, हमारा पहली पिटीशन थी और बाकी भी बाद में आ गई, उसमें बड़ा वाजे लिखा है और सभी ने लिखा है। एक जज ने सिर्फ स्लाइड सा एक सेक्शन पे जरूर अपना डिफरेंट ओपिनियन यानी वो तहफुजात दिखाए हैं, लेकिन बाकी मुत्तफिका तौर पर कहा गया कि सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा सकता मिलिट्री कोर्ट्स में। लेकिन वो 103 लोग, 103 अशखास अभी भी
फौज की बदकिस्मती से उन्हीं की तहवील में है। और मैं क्या कहूँ कि उनके खानवादा किस तरह से परेशान है, ना वकील मिल सकता है, ना उनका जो है घर वाले मिल सकते हैं। अभी उनको जो है इतना अरसा हो गया है, वो उन्हीं की तहवील में, कोई पता नहीं है वो किस हालत में, किस कैफियत में, कहाँ रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है। और अब ये एक एक करके कोशिश की जा रही है कि इसकी अपील की जाए। और अपील भाई क्या करोगे, 5 जजेस ने फैसला दिया है, ठीक है। काजी फायज ईसा साहब वैसे 15 जज 2015 में पहले ही फैसला दे चुके हैं चीफ जस्टिस कि ये सिविलियंस का ट्रायल आईनी तरमीम के ताबे भी नहीं हो सकता, आईनी तरमीम के जरिए भी उनका सिविलियन को ट्रायल नहीं किया जा सकता। काजी साहब पहले ये फैसला दे चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस वक्त जो है 5 रुकनी के 6 रुकनी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि जवाद ख्वाजा साहब एक पिटिशनर भी हैं और मेरी रिश्तेदारी है तो किसी को एतराज तो नहीं है। पहले तो ये उन्होंने कहा एतराज नहीं है, 2 दिन चलता रहा, और तीसरे दिन आके वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हमें आप पर एतराज है। मैंने उसकी शदीद मुज़ाहमत की, लेकिन जज साहब ने कहा बस ठीक है, मुझ पे एतराज हो गया है, मैं तो उठ रहा हूँ। तो वो भी नहीं हो सकते। अब आप अंदाजा करें, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने पहले ही कह दिया कि नहीं मैं बैठूंगा इसमें। तो 5 और 3 8 तो पहले ही हो गए, बाकी रह गए 7 15 या 16 जो है, 8 है बाकी। तो उनमें से कितनों को आप जो है बिठाएंगे तो बिठाएं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। अगर अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में प्रोवाइड कर दी गई है तो भले बिठाएं आप अपील, लेकिन जब तक अपील में रिवर्स फैसला नहीं होता तब तक आईन और कानून इसी चीज का मुतकाजी है कि उस पर अमल किया जाए। और आर्टिकल 189 और 190 में ऑल अथॉरिटी हैव टू वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी पाबंद है फौज, अफवाज पाकिस्तान, आर्मी चीफ, DGISI सभी पाबंद हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर मिनिमम अमल करें, और उस पर जब तक रिवर्स नहीं होता वो अमल करना इन पर वाजिब और लाजिम है। लेकिन क्या करें, हमारी अदालतें जो है माशाल्लाह अभी तक उनकी मॉरल अथॉरिटी करोड़ हो चुकी है, अब इसीलिए फैसला माना नहीं जा रहा है अभी तक। और वो 103 लटके हुए हैं बेचारे। मैं क्या इससे आगे क्या बात करूं। अगर हमने इसको बनाना रिपब्लिक ही बना दिया है, पाकिस्तान को सरजमीन बेआईन ही बना दिया है, तो फिर अल्लाह हमारा हाफिज नासिर हो, अल्लाह ही हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे। फौजा साहब आप आखिर में मुझे बता दें, बिल्कुल आखिर में शॉर्ट कमेंट कर दें, पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे? अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है, अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा। ठीक। ये बड़ा आपने शरारती सा सवाल किया है। अभी तो मैंने पीटीआई ज्वाइन भी नहीं की है भाई, अभी से ही इलेक्शन आप मुझसे लड़वा रहे हैं पीटीआई के टिकट पर। लड़ रहे हैं पीटीआई के इलेक्शन प्लेटफॉर्म से इलेक्शन, तो सोचा आप सीनियर तरीन वकील हैं तो शायद आप भी इस इस सारे सिनेरियो में आप भी फिट होते हो। नहीं, मुझे कोई ऐसा खौफ नहीं है, अल्लाह ना करे। मैं मुल्क और कौम की खातिर और जमहूर की खातिर, पाकिस्तान की अजमतों की खातिर मैं कुछ भी अपना कुर्बान कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा तज़ब्ज़ुब नहीं है। लेकिन मेरा समझता हूँ कि मैं जो इस वक्त काम कर रहा हूँ बतौर एक पीटीआई के रुकन ना होने के नाते से मेरी आवाज़ ज़्यादा मौसर तरीके से एक गैर जानिबदार आवाज़ पहुँचती है। मैं आइन की बालादस्ती, आइन पर अमलदारी के लिए, कानून की पासदारी के लिए और जमहूर यानी अवाम के हकूक की खातिर एक जो है अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। और मैं उन्हीं की जो है जो असल मालिक है पाकिस्तान के, अल्लाह की हाकमियत आला के बाद वो अवाम है पाकिस्तान के। और अवाम को हकूक दिलाना, अगर हर शख्स जो है इसी तरह आवाज़ मेरा हम आवाज़ हो जाए तो आप यकीन कीजिएगा हमारा मुल्क भी सुधर जाएगा। और जब मिल्कियत मिल्कियत अवाम को मिल जाएगी तो आप देखें, ये इतने देन वाली कौम है कि ये IMF को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टैक्सेस भी देंगे, ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि ये टैक्स का पैसा जो मैं दे रहा हूँ, मेरे ही घर पर क्रेनें चढ़ेंगी, मेरे ही घर पर आंसू गैस बरसाए जाएंगे फौजा साहब आपकी कॉल आ गई है, आपकी कॉल आ गई। की जाएगी और उनके नहीं माने जाएंगे,
तो मुझे बताएंगे ऐसे में। और फिर अल्ले तल्ले जो हुक्मरानों के हैं माशाअल्लाह, उनकी प्रोटोकॉल्स के और उन पर जो है मसरफ होगा, खर्च होगा अवाम की बजाय इसके के बेहतरी के लिए, जब तक उन्हें ये यकीन नहीं होगा कि ये मेरे बच्चों के लिए, मेरे मुस्तकबिल के लिए, मेरी धरती माँ को संवारने पर ये पैसे लगेंगे, तब तक देखिए तो आपको मिल्कियत अवाम को देना पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप मुहिब वतन हैं, अगर आपको प्यार है धरती माँ से, तो अल्लाह का वास्ता है अवाम को मिल्कियत उनकी दीजिएगा, ताकि वो अपना जो है मामलात में दिल खोल कर अपनी जो है मुल्क की खिदमत में जो है अपना सारा कुछ हम सर्व कर देंगे और कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, 1 करोड़ पाकिस्तानी, यकीन कीजिएगा मैं गया था, दिल उनके पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो जितने मुतफक्कर हैं, जितने मुतजस्सिस हैं, जितने मुतमन्नी हैं, जितने मुल्तमिस हैं, आपकी सोच है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का सुधार हो और वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन बशर्ते के हुक्मरान ऐसे हों जो उनके दिल के करीब हों और जो उनकी अमानत को में खयानत ना करें। अगर इसमें अमानत में खयानत, जिस तरह से धरती माँ को लूटा गया है, जिस तरह से शरीफ खानवादे ने इसको लूटा है, आपकी सोच है। मैंने तो चूंकि वो सारे पनामा लीक वाले और जो है ब्रॉडशीट वाले और जो सारे वो जो जीआईटी की 10 वॉल्यूम्स थे और सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे देखे हैं। अब तो बदकिस्मती है कि बरीयतें हो रही हैं और बादशाह सलामत जो है ताजपोशी के लिए तशरीफ ले आए हैं सारी दुनिया की करप्शन करके, और फिर दोबारा लूटने के लिए मुल्क में आ गए हैं और फिर दोबारा लूट कर चले जाएंगे। तो ये इस तरह से मुल्क नहीं संवरा करते हैं। तो ये आपको जो है मुल्कियत अवाम को देना पड़ेगी और आपको बावर कराना पड़ेगा कि उनकी अमानत में खयानत नहीं होगी। लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।